नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ देर में चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। डेट्स को लेकर के ऐलान करेगा, तारीखों को लेकर के ऐलान करेगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो करीब 1 घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उत्तराखंड में चुनाव की डेट कौन सी होगी? क्या एक ही दिन में पूरे 70 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, या फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तराखंड में भी कई फेज या 2 फेज में चुनाव होगा? इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। तो कुछ देर में, करीब 1 घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उत्तराखंड में चुनाव कब होंगे, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। उत्तराखंड के साथ साथ 4 और जो राज्य हैं, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कब चुनाव कराए जाएंगे, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो उत्तराखंड में चुनाव कब होंगे, किस तारीख को होंगे, ये फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी चुनाव आयोग की, तब तस्वीर साफ हो जाएगी। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि 5 राज्य में चुनाव आयोग की टीम जाकर के वहां के हालात की जानकारी ले चुकी है। वहां पर किस तरह की व्यवस्था चुनाव के मद्देनजर होनी चाहिए, ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं चुनाव आयोग की टीम के तरफ से। तो सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तैयारियों के बाद कहा यह जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। उत्तराखंड में भी चुनावी मौसम चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि दोबारा से सत्ता में वो आ जाए। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के भरोसे, विकास के भरोसे उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाना चाहती है, फिर से सरकार बनाना चाहती है। कांग्रेस कोरोना के नाकामियों को लेकर के और लगातार जो मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड में, उसे मुद्दा बना करके सत्ता में वापसी करना चाहती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और किस राज्य में 2017 में कैसी तस्वीर थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी का वोट युद्ध सबसे दिलचस्प है। यहां पर लड़ाई हालांकि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कही जा रही है, और दिलचस्प मुकाबला जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें यहां पर है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उत्तर प्रदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है चुनावी दृष्टिकोण से। इसलिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जो आला कमान है बीजेपी का, वो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है। चाहे तो बस थोड़ी देर के बाद, करीब 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में चुनाव कब होंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। इंतजार अब 1 घंटे से कम का भी रह गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर साफ होगी, चुनाव कब होंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। रोहित, अब तारीखों के ऐलान का इंतजार है बस। तो पर आज वो घड़ी आ ही गई जिसका जो 5 प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इनकी जनता इंतजार कर रही थी। तमाम राजनीतिक दल हैं इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से कम का अभी समय है।
हालांकि चुनाव आयोग की टीम की अगर बात करें तो अभी एक हफ्ता पहले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड आए थे। उन्होंने 2 दिन तक यहाँ मैराथन बैठक की थी, सभी राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की थी, डीजीपी के साथ बैठक की थी, मुख्य सचिव के साथ बैठक की, स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ बैठक की थी और पूरा फीडबैक लेकर चुनावी तैयारियों को लेकर वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए थे। और 3 दिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने निवास किया था और पूरा फीडबैक चुनाव को लेकर लिया था। लेकिन जिस समय वो गए थे यहाँ से उत्तराखंड से कुंदन, उस समय कोविड की अगर बात करें तो कोविड के जो मामले रोक रहा हूं रोहित, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब के डीजीपी को बदला गया है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। तो चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक मामले से जुड़ी हुई आ रही। वीके भावरा को बनाया गया पंजाब का नया डीजीपी। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर है, वीके भावरा को बनाया गया पंजाब का नया डीजीपी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर है, वीके भावरा को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है। हालांकि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद यह कार्रवाई की गई है या इसके पीछे और वजह है, ये तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीके भावरा को बनाया गया है पंजाब का नया डीजीपी। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वीके भावरा को बनाया गया है पंजाब का नया डीजीपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब के डीजीपी को बदला गया है। वीके भावरा अब डीजीपी के तौर पर सेवा देंगे पंजाब में। सिद्धार्थ भट्टाचार्य हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थ भट्टाचार्य को हटाया गया डीजीपी के पद से, वीके भावरा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुलबीर, ये एक्शन क्यों लिया गया, इसके पीछे की वजह पता चल पाई है क्या? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो हैं वो स्थायी डीजीपी नहीं थे, अस्थायी तौर पर उनको लगाया गया था क्योंकि पंजाब सरकार ने जो पैनल है वो भेजा हुआ था जो आईपीएस ऑफिसर हैं डीजीपी की नियुक्ति के लिए। लेकिन फिलहाल जो निर्णय लिया गया है यूपीएससी द्वारा, वो लिया गया है कि अब जो नए डीजीपी हैं वो वीके भावरा होंगे। कुलबीर, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले से भी इसे जोड़ा जा सकता है या फिर ये एक प्रोसीजर था जिसको फॉलो किया गया? अब देखिए, पहले से ही ये प्रोसीजर था क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये जो लिस्ट है वो भेजी हुई थी और यूपीएससी ने ही फाइनल करना था। लिहाजा अब डीजीपी जो हैं वो बदल दिए गए हैं और वो फैसला जो है वो ले लिया गया है। जिन वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भेजा था पंजाब सरकार ने, 3 अधिकारियों का नाम भेजा था, जिसमें से अब वीके भावरा को डीजीपी लगा दिया गया है। जी, शुक्रिया कुलबीर दीवान इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो पंजाब के डीजीपी को बदला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उत्तराखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़े हुए हैं, संजय पुंडीर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। रोहित, अब सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान है और इन सब के बीच कड़ी पाबंदियां तो पहले ही सरकार ने लगा रखी है। 16 तारीख तक कोई रैलियां नहीं होंगी। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच, तो कड़े दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे चुनाव आयोग की तरफ से। पर क्योंकि अब चुनाव आयोग के सामने भी बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्योंकि चुनाव आयोग जो है लगातार कहता है कि भारी संख्या में लोग जो लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत करें, मताधिकार का प्रयोग करें, और ऐसे में चुनाव आयुक्त एक हफ्ता पहले उत्तराखंड आए थे, 2 दिवसीय दौरे पे थे, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने फीडबैक लिया था, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की थी, डीजीपी, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक से बातचीत की थी, और एक हफ्ता पहले वो उसके बाद 3 दिन के लिए दिल्ली चले गए थे, 3 दिन के लिए माफ़ कीजिएगा लखनऊ चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था, तमाम फीडबैक उन्होंने चुनाव को लेकर लिया था। लेकिन उनके जाने के ठीक 3-4 दिन के बाद से ही उत्तराखंड देहरादून में 315 मामले आए हैं, हरिद्वार में 199 मामले आए हैं और
नैनीताल की अगर बात करें तो 235 मामले आए हैं। एक दिन पहले की बात करें तो ये आंकड़ा 600 650 के आसपास था और देहरादून में 250 के आसपास ये आंकड़ा था, लेकिन एकाएक 100 मरीजों में मतलब इजाफा हुआ है। 350 मरीज पाए गए हैं बीते रोज। अब चुनाव आयोग के सामने भी बहुत बड़ा एक चुनौती होगी कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से वो दिशा निर्देश देता है। अभी इस काम को 3:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। हालांकि जो मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की है, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के लिए इस बार महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ पर लाइनों की व्यवस्था होगी, दिव्यांगजनों के लिए अलग से व्यवस्था होगी ताकि इन लोग को जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल पाए। और सभी जो पुरुष वर्ग है उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि और 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, उनको पोस्टल बैलेट के जरिए उनसे वोट डलवाया जाएगा। और चुनाव आयोग जो 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा तो संभवतः वो एक इसमें संशोधन भी कर सकता है। इसमें संशोधन भी कर सकता है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हों या फिर जो 60 साल के ऊपर हैं, जो बीमार रहते हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कितने चरणों में चुनाव होगा, क्या जो चुनावी चरण है उनको बढ़ाया जाएगा ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, या फिर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बात कही जाएगी। तो लिहाजा इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। देखते हैं कि 3:30 बजे क्या कुछ प्रेस वार्ता के बाद निकल के आता है। बिल्कुल, संजय कुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, लोकतंत्र में प्रदेश की सरकार को चुनने का हक जो है 5 साल के बाद फिर से अधिकार मिलता है, फिर से अपनी सरकार हम चुन पाते हैं। हरिद्वार के लोगों के जहन में क्या चल रहा है? चूंकि कोरोना काल भी है, ऐसे में 2 तरह की राय देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती है कि वक्त पर चुनाव हो, लेकिन आम लोग कहते हैं कि चूंकि चुनाव के वक्त एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है, रैलियां होती हैं, चुनाव प्रचार का अलग मूड भी अगर आप चुनते हैं तो कोरोना का विस्तार हो सकता है, कोरोना का विस्फोट हो सकता है। हरिद्वार के लोग क्या मानते हैं? ऐसे में क्या चुनाव कराना वाजिब मानते हैं हरिद्वार के लोग? देखिए कुंदन, सबसे पहले आपको बता दें, चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सभी की नजर है, हर शख्स की नजर है, हर नेता की नजर है, क्योंकि ये लोकतंत्र के महापर्व की आज शुरुआत हो जाएगी, उनकी तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना का साया उत्तराखंड पर पूरी तरह मंडरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी जहां एक और राज्य सरकार मंथन कर रही है और तमाम तरह की बैठक कर रही है, वहीं अब चुनाव की आज से तारीख घोषित हो जाएगी। तो ऐसे में पहले कहा जा रहा था कि जो चुनाव की तारीख है वो आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग आज इस चीज पर अपनी मोहर लगा देगा। आज चुनाव की तारीखों पर ऐलान हो जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि आज आचार संहिता भी लागू हो सकती है। संभवतः ये भी कहा जा सकता है कि आज आचार संहिता भी लागू हो सकती है। लेकिन जो स्थानीय लोगों से जब हम बात करते हैं, एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी ओर चुनाव का ऐलान करना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी राज्य सरकार इस पर किस तरह से कदम उठाती है और किस तरह से चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद जो नेता है वो अपनी रैलियों को और लोगों से जनसंपर्क कैसे करते हैं, कितना हमने पालन करते हैं, किस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा, किस तरह लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज 3:30 बजे के बाद चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो जाएगा। उसके बाद से ही जो राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। जी कुंदन। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ। रोहित विक्रम सिंह का रुख करते हैं एक बार फिर से। रोहित, दरअसल इस बार कहा जा रहा है कि कड़ी पाबंदियों के बीच चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग इसका ऐलान उम्मीद की जा रही है कि 3:30 बजे कर देगा। कम से कम उत्तराखंड में ये देख सकते हैं, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, जो एक सत्ता में और एक विपक्ष में बैठी पार्टी कांग्रेस है, दोनों इस बात के लिए राजी हैं कि कोरोना का विस्फोट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से 16 तारीख तक चुनावी रैलियों और सभाओं पर जो रोक लगाई गई, इसका वेलकम कांग्रेस ने भी किया और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद अपनी जो 2 सभाएं थी उसे कैंसिल कर दिया। बिल्कुल कुंदन, हमने देखा था कि 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा होती है। उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। वो ट्वीट करके उत्तराखंड के सभी नेताओं को सलाह देते हैं कि उनके संपर्क में जितने भी लोग मंच पर उनके संपर्क में रैली के दौरान आए वो अपने आप को आइसोलेट कर दें। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस समय आइसोलेशन में है। आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उनकी आगामी गढ़वाल की रैली को लेकर और कुमाऊं के अल्मोड़ा में होने वाली रैली को लेकर मैराथन बैठक एआईसीसी के भीतर भी चली थी और तमाम जो बड़े नेता हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि प्रियंका गांधी की रैली को बेहद सफल बनाना है।
और इसी के तहत फिर अगले दिन देहरादून के जो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच में मैराथन बैठक चलती है। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि प्रियंका गांधी की गढ़वाल के श्रीनगर और कुमाऊं के अल्मोड़ा की रैली को बेहद सफल बनाया जाए, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई जाए। लेकिन देर शाम को जब प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने ट्वीट करके अपनी रैली को रद्द करने की बात कही, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी गढ़वाल और कुमाऊं की रैली को रद्द कर दिया है और कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और सभी राजनीतिक दलों से अपील करती है कि वो भी अपनी रैलियों को, जनसभाओं को रद्द करें। हालांकि हमने बीते रोज देखा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह उत्तरकाशी में उन्होंने रोड शो किया था, पुरोला में उनका रोड शो था, भारी संख्या में हुजूम वहाँ पर उनकी रोड शो में शिरकत करने पहुँचा था। लगाम लगाने की बात हालांकि राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ पर कंट्रोल अभी भी नहीं हो पा रहा है। हमने देखा बीते रोज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, अपने जो कि उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विकास के 5 साल युवा सरकार संवाद कार्यक्रम में उन्होंने अपना संबोधन किया और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोजेक्टर के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से बड़े स्क्रीन पर क्षेत्र की जनता को, विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को उनका संबोधन सुनाया गया। ऐसे में देहरादून की जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भव्य आयोजन हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया। तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या गाइडलाइंस जारी करता है? हालांकि राजनीतिक दल कह रहे हैं कि रैलियाँ और जनसभाएं नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी रैलियाँ, जनसभाएं और जो ये रोड शो हो रहे हैं, क्या इन पर भी लगाम लगेगी? ये भी देखना होगा कि चुनाव आयोग जब 3:30 बजे प्रेस वार्ता करता है तो क्या निर्देश देता है इस बाबत। बिल्कुल, जहां पर डिजिटल प्रचार की बात होती है रोहित, तो इसमें बीजेपी बहुत आगे दिखती है। तो क्या अगर डिजिटल मोड ही तय किया जाता है चुनाव प्रचार का, तो इसमें कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है? अगर डिजिटली आपको प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग कह देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही डिजिटली आपको चुनाव प्रचार करना है, तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? ये देखिए कुंदन, चूंकि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर ने डिजिटल मीडिया को काफ़ी बढ़ावा दिया है। जहां एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार डिजिटल माध्यम से अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से, हमने देखा इन कोविड के पहली और दूसरी लहर में वो लगातार जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं पार्टी की, वो करते रहे हैं। हालांकि बीजेपी का जो सोशल मीडिया विंग है काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन अब इस कोविड काल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल डिजिटल के क्षेत्र में और सोशल मीडिया के क्षेत्र में पारंगत हो गए हैं। कांग्रेस में भी तमाम जो बैठकें होती हैं वर्चुअल माध्यम से, देहरादून से वो कभी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, तमाम जगहों के जिलाध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़ के संवाद करते हैं। तो साफ तौर पर आगामी 2022 के चुनाव में कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन 2 सालों में डिजिटल माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जनमानस जो है एक तरह से अभ्यस्त हो चुका है। गांव-गांव तक लोग अब व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, स्काइप से कॉल करके एक दूसरे से जुड़ के बातचीत करते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से अगर ये दिशा निर्देश दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस, बीजेपी या फिर अन्य दलों को इसमें कोई परेशानी होगी। बीते रोज प्रियंका गांधी ने भी यूट्यूब से संबोधन की बात कही। तो बहुत सारे डिजिटल माध्यम है जिसका उपयोग चुनाव में किया जा सकता है। बिल्कुल रोहित, चुनौतियां क्या है कांग्रेस के सामने? चुनौतियां क्या है, इस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर सरकार की चुनौतियां क्या उस पर भी बातचीत कर लेंगे। कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई 2017 में। क्या कांग्रेस उसके बाद उतनी मेहनत करती हुई दिखी, या फिर हाल के चंद महीनों में अगर हम देखें, गणेश गोदियाल हो या फिर अब हरीश रावत को एक तरीके से चुनाव कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया, वो उस ताकत से लड़ते, जूझते, आम लोगों के मुद्दे उठाते हुए दिखे क्या, जिसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा हो और जिसके आधार पर 11 सीटों से चल करके 36 सीटों तक, यानी कम से कम सत्ता में वापसी के आंकड़े तक कांग्रेस पहुंच सके? क्या उस ताकत से कांग्रेस मुद्दों को उठाती हुई दिखी क्या? देखिए कुंदन, बहुत सही प्रश्न आपने किया है, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो राज्य गठन को 21 साल हो चुके हैं और इन 21 सालों में कभी बीजेपी कांग्रेस अदल बदल के राजनीतिक दलों की सरकारें आती रहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत प्रभावी रहता है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो,
तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उत्तराखंड में हावी रहता है। कांग्रेस के पास एक बढ़त यह है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और केंद्र सरकार की जो विफलताएं वो गिनाता है, राज्य सरकार की विफलताएं गिनाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में जो तीन मुख्यमंत्री हुए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक लॉस हो सकता है, क्योंकि जनता का रिएक्शन भी इस ओर, हमने तमाम जनता से भी बात की तो जनता ने भी कहा कि सरकार ऐसी चाहिए जिसमें एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करे। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसका बचाव भी किया गया कि भाई रोटेशन पॉलिसी है बीजेपी के भीतर, इसलिए सबको काम करने का मौका मिलता है। हालांकि इन चुनावी वर्षों की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत, जो कि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी ने युद्ध स्तर पर रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, रोड शोज किए हैं और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार आगामी 2022 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद उसे मिल सकता है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से इस मिथक को, एंटी इनकम्बेंसी की मिथक को तोड़ना चाहती है। लिहाजा उसने 18 दिसंबर को विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत हरिद्वार से की। कुमाऊं से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। सभी हजारों किलोमीटर की यात्रा इस विजय संकल्प इन रथों ने तय किया और ये विजय संकल्प रथ एक प्रकार के एलईडी वाहन रहे, जिनमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया गया। पूरे 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस एलईडी विजय संकल्प रथों को घुमाया गया और उसके बाद 4 जनवरी को इसका समापन कुमाऊं में होता है। और कुमाऊं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो विधानसभा सीट है, विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, वहां इसका समापन मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाता है। 6 तारीख को गढ़वाल मंडल में मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका समापन उत्तरकाशी में करते हैं। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी है और पूरा प्रयास बीजेपी का है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी के मिथक को तोड़ा जाए और एक बार फिर से सत्ता पे वापसी हो जाए। कांग्रेस इस बार एंटी इनकम्बेंसी को एक फैक्टर मान रही है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उसके पक्ष में है और कांग्रेस ने भी पूरा दमखम झोंका हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी तमाम गारंटी जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रही है कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। जब तक उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती, उन्हें 5000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात आम आदमी पार्टी ने की है, मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की बात की है। तो तमाम राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब संभवतः 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं और दमखम के साथ ये तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनाव के लिए जुट जाएंगे। शुक्रिया रोहित, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इंतजार है 3:30 बजे का। 3:30 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव कब होंगे इसका भी ऐलान हो जाएगा।